हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोलॉजी के टॉप 20 सीरीज का पार्ट 4 अभी हम लोग पार्ट 4 करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन का पार्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन इन डिटेल। यानी कि ड्रग के काम करने का मैकेनिज्म क्या होता है, जनरली ड्रग किस तरीके से काम करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग के एक्शन को अफेक्ट करता है। आज मैं थोड़ा सा क्वेश्चन के बीच बीच में एमसीक्यू सेट किया हूं कि देखो भाई, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, यहां से एक ऐसे एमसीक्यू आए थे, है कि नहीं, ताकि आपको पता चलता रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, टॉप 20 क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट है। एक काज तीन का मतलब कहते हैं ना, एक पंथ तीन काज, यानी एक तीर से तीन निशाना लगा रहे हैं हम लोग। अगर टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इससे आपका शॉर्ट लॉन्ग तो होगा ही, शॉर्ट भी हो जाएगा, एमसीक्यूज भी हो जाएगा। बाकी अलग से आपको शॉर्ट्स और एमसीक्यूज के लेक्चर्स जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन वो आपका रिवीजन होगा एक तरीके से, ठीक है। हाँ, तो चलो हम लोग जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन को पढ़ते हैं। तो देखो भाई, कोई भी ड्रग है, जो ड्रग के काम करने का तरीका है, मेनली वो मुख्यतः 4 तरीके से काम करता है। ड्रग मुख्यतः कितने तरीके से काम करता है? 4 टारगेट्स ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग या तो एंजाइम्स के माध्यम से जाकर के काम करता है, या तो फिर आयन चैनल के माध्यम से काम करता है, या फिर ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से काम करता है, या फिर रिसेप्टर्स के माध्यम से काम करता है। ड्रग मेनली 4 प्रकार से काम करता है। चलो पहले थोड़ा सा समझते हैं ड्रग क्या है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में दिया जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए तो यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल ले लेना। जैसे अगर कोई लड़का है, उससे कोई गलती हुई, तो लड़का सॉरी कैसे बोलता है? भैया ठीक है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी, ठीक है, एक्सेप्ट। लेकिन कोई लड़की से कभी गलती हो जाए, ऐसा तो नहीं कि लड़की कभी गलती नहीं करती, करती है, वो सॉरी कैसे बोलती है? तो देखना, मेरी गलती तो नहीं है, तुम्ही से तो, तुमने ही तो गलती किया था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ये नहीं है ऐसा, तो तुम मुझे मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझते हो, ये इस तरीके से तुम बहुत बहुत परेशान करते हो, तुम अच्छे नहीं हो, ये वो लन फन जा कर के। ठीक है, मैं सॉरी बोल देती हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार से कभी नहीं बोलूँगी, लेकिन चलो तुम्हारे दिल से बात करते हो, चलो ठीक है, लेकिन नहीं, तुम ही सॉरी बोलो, ले अच्छा ठीक है, लो सॉरी। समझ गए? इतना घुमा के दिया जाता है आंसर, समझ गए बात को? यही होता है लॉन्ग क्वेश्चन। ये हुआ शॉर्ट क्वेश्चन, टू दी पॉइंट। हाँ भैया गलती हुई, सॉरी, अब से नहीं होगा, है ना। हाँ, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, एकदम घुमा फिरा के, है ना। पूरा जितना घुमा सकते हो आंसर को घुमाओ, और उससे संबंधित जितना बात जान सकते हो तब जाकर के आंसर लिखो, है ना। इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। तो कहने का मतलब लॉन्ग आंसर लिखने का, तभी आप लंबे आंसर लिख पाओगे। एग्जैक्टली आप 4, अब तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, अब 4 ड्रग के एक्शन है, चारों का नाम लिख दिए, हो गया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता तो हो जाता, चारों ड्रग साइट के नाम लिख देते कि हाँ भैया यहाँ यहाँ से काम कर सकता है, और यहाँ से इस तरीके से कुछ कुछ ड्रग्स काम करते हैं, और कैसे कैसे करता है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। चूँकि लॉन्ग पूछा है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स होता क्या है, कैसे काम करता है ना। घुमा घुमा के आंसर लिखना है। क्या कह रहा है देखो, ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस। हाँ भैया, कोई भी दवाई है वो तो केमिकल ही ना है। अगर पैरासीटामोल खाते हो तो आपको पता है पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन है। अच्छा, एस्पिरिन है ना, एस्पिरिन ये भी एक केमिकल है, आइबुप्रोफेन ये भी एक केमिकल है। तो ड्रग जो होता है, दवा, वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉडिफाइंग द बायोलॉजिकल रिएक्शंस बाय द इंटरेक्शंस विथ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स। हाँ, यानी कि जो भी दवाएं हैं वो एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस है जो आपके बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी आपके बॉडी में जो रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं उसको मॉडिफाई करता है। कैसे? तो मेनली 4 उसका टारगेट है, जो कि 4 तरीके से काम कर सकता है। या तो कोई दवा रिसेप्टर्स के माध्यम से काम कर दे, या तो कोई दवा आयन चैनल के माध्यम से काम कर दे, या तो कोई दवा ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से काम कर दे, या तो कोई दवा एंजाइम्स के माध्यम से काम कर ले। समझ में आ गए?
है ना। हाँ, तो रिसेप्टर्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, एंजाइम्स। डे 4 की वीडियो आपके लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में आ गई है, फोल्डर में नेक्स्ट डे आती है, नेक्स्ट डे आएगी, ठीक है। तो रिसेप्टर्स, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, एंजाइम्स आपका ये है, क्या कहते हैं, आपका 4 मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स हैं, वहीं से मेनली ड्रग काम करते हैं। अब क्या कह रहा है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स लीडिंग टू फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एट द स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी। यानी फार्माकोडायनेमिक क्या डिस्क्राइब करता है, कोर्स ऑफ एक्शन, या फिर आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कैसे काम करेगा दवा, कैसे काम करेगा। ये जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ऑन द अदर हैंड ड्रग में also affect metabolic process taking place either inside और आउटसाइड द सेल। हाँ, ड्रग थोड़ा बहुत मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी अफेक्ट कर सकता है, सेल के अंदर या सेल के बाहर, ठीक है। हाँ, तो मेनली क्या बोल रहा है, देखो हिंदी में पढ़ते हैं, दवाएं रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जैविक प्रतिक्रियाओं को बदलने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यह मैक्रोमोलिकुलर लक्ष्य जैसे कि रिसेप्टर्स, आयन चैनल, ट्रांसपोर्टर, एंजाइम, इसका ट्रिक है टायर, TIER, आगे मैं पढ़ाऊंगा। देखो टायर, ड्रग के काम करने का 4 तरीका है। ड्रग कैसे काम करता है, 4 तरीके से। टायर से कैसे काम करता है, टायर, T4 ट्रांसपोर्टर, आयन चैनल, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, ठीक है, के साथ अंतःक्रिया करके होती है। अब फार्माकोडायनेमिक्स यह उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा दवाएं शरीर के विशेष स्थान पर जाकर शारीरिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। मैंने बताया था फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग दवाओं के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, दवाओं का मेटाबॉलिक प्रभाव, यस, दूसरी ओर दवा सेल के भीतर या बाहर होने वाली मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, वही चीजें लिखी है, द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग कैन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, मेनली 4 क्लासेस है। क्या क्या भैया, TIER, T4 ट्रांसपोर्टर्स, है ना, I4 आयन चैनल्स, E4 एंजाइम्स और R4 रिसेप्टर्स, टायर, है ना। तो ट्रांसपोर्टर्स, एंजाइम्स, आयन चैनल्स, रिसेप्टर्स, मेनली मुख्यतः 4 क्लास होते हैं दवाओं के काम करने का। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 क्लासेस, ट्रांसपोर्टर्स, एंजाइम्स, आयन चैनल्स, रिसेप्टर्स, है ना। यानी कि आपको अभी तक जो भी समझना है, बस एक चीज समझना है, दवा मुख्यतः 4 तरीके से काम करता है। दवा मुख्यतः कितने तरीके से काम करता है सर, 4 तरीके से, और उसका ट्रिक क्या है, टायर, है ना, टायर। अब टायर कैसे लगाओगे सर, टायर जानते हो ना, हाँ, TIER, T4 ट्रांसपोर्टर, E4 एंजाइम्स, I4 आयन चैनल्स, रिसेप्टर्स। अब 1 बाय 1 वही चीज़ें हिंदी में लिखा है। दवाइयों के क्रिया विधान यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मुख्य प्रकार से हैं, या तो वो ट्रांसपोर्टर से बाइंड करता है, या तो आयन चैनल से, या तो एंजाइम से, या तो रिसेप्टर से, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक तरीके से इतने ही पार्ट से, मैंने बताया बीच बीच में मैं MCQ सेट कर रहा हूँ, यहीं से एक बार सवाल आया हुआ है कि इसमें से कौन सा, देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, जो कि आपके लिए सेट किया गया, जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेन क्लास ऑफ ड्रग मैकेनिज्म, इसमें से कौन सा ड्रग मैकेनिज्म का मेन क्लास नहीं है। मैंने बताया 4 ही है, टायर, TIER, देखो भाई, R4 रिसेप्टर्स होता है, I4 आयन चैनल्स, T4 ट्रांसपोर्टर होता है। विटामिन के माध्यम से कौन सा दवाई काम करता है, आंसर डी, समझ गए। हाँ, देखो एक क्वेश्चन और भी आया है ना, फार्माकोडायनेमिक्स मेनली डिस्क्राइब्स, ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्लास आप लोग के लिए बोरिंग ना हो, बीच बीच में सवाल जवाब होता रहेगा तो आपका मन बना रहेगा, मन लगा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो फार्माकोडायनेमिक्स मेनली किस चीज़ की स्टडी करते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन की, तो ए, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, डी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या तो ड्रग एक्सक्रीशन। तो ये M और ये E, तो याद रखना, ऐसा नहीं सोचना ADME, आंसर तो C कर रहे हो, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, करेक्ट। तो हमने बता रखा है आप सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, यानी पार्ट 1 में, कि फार्माकोकाइनेटिक होते हैं और फार्माकोडायनेमिक होता है। फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग पढ़ते हैं ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। M4 मेटाबॉलिज्म होता है, ना कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक बार मैं क्लास में करा था, सर आपने बोला था ADME और M4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप बात बदलते हो। नहीं मैं बात नहीं बदलता हूँ, आपका याददाश्त कमजोर है। एक्चुअली M4 यहाँ मेटाबॉलिज्म होता है,
है ना। फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग MOA मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दवा का इफेक्ट, ये सब स्टडी करते हैं, ठीक है। आंसर सी सही। चलो, तो अब हम लोग क्या क्या पढ़े, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बताया, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एक्शन। तो देखो ड्रग क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने का। कैसे काम करता है, मेनली 4 टारगेट है, TIER ट्रांसपोर्टर, आयन चैनल, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, उसके द्वारा मेनली काम करते हैं। अभी तक मेनली यही पढ़े हैं। अब 1 बाय 1 देखो पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टर्स के बारे में। ट्रांसपोर्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स जैसे आपका मान लो पोटेशियम पंप, जानते हो, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, इसी को प्रोटोन पंप कहते हैं, इसको प्रोटोन पंप कहते हैं। अच्छा, कितने लोग सुने हो पेंटोप्राजोल, रबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ऐसा दवा का नाम सुने हो? हाँ, अरे सुने हो, हाँ। तो वो क्या होते हैं, एक्चुअली प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर एक तरीके से पंप होता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में एक पंप लगा हुआ है, ठीक है, पंप लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके प्रोटोन पंप यानी प्रोटोन का आदान प्रदान होगा। यह आपके पेट में गैस्ट्रिक पैराइटल सेल पाए जाते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल है, वहाँ पर प्रोटोन पंप पाया जाता है ना। हाँ, वहाँ से जब ये प्रोटोन पंप ओपन रहता है तब पेट एसिड बनाता है, HCl बनाता है, अदरवाइज नहीं बनाता है, HCl कम बनता है ना। तो जो ओमेप्राजोल है वो क्या है, प्रोटोन पंप इनिबिटर है, तो वही प्रोटोन पंप को इनिबिट कर दिया। तो एक्चुअली यहाँ पर ये पंप्स वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ड्रग ट्रांसपोर्टर्स आर द प्रोटोन पंप्स, एक्चुअली क्या होते हैं, ड्रग ट्रांसपोर्टर्स प्रोटोन पंप्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन ड्रग डिपोजिशन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जाम्पल में यही है, देखो प्रोटोन पंप, जिसको हम लोग सोडियम या सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप भी कहते हैं, यही है आपका प्रोटोन पंप, इसी को प्रोटोन पंप कहते हैं। ट्रांसपोर्टर में हम लोग पंप वगैरह के बारे में, जैसे कैल्शियम पंप होता है, सोडियम हाइड्रोजन पंप होता है, ये 3 मेन आयन पंप्स हैं। दीज पंप्स आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, यस गैस्ट्रिक पेराइटल सेल यानी पेट में पाया जाता है, दैट आर टारगेटेड बाय ओमेप्राजोल, खास करके जैसे ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रिबेप्राजोल, वो क्या करता है, यही प्रोटोन पंप को इनिबिट कर देता है ना। हाँ, जिससे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम होता है। तो एक्चुअली ट्रांसपोर्टर्स में पंप्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है, देखो ट्रांसपोर्टर्स की बात करें, दवा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन पंप होते हैं खास करके, है ना, प्रोटीन पंप होते हैं जो दवा के वितरण और शरीर में फैलाव में शामिल होते हैं। मुख्यतः 3 आयन पंप है, जैसे सोडियम पंप, कैल्शियम पंप, सोडियम हाइड्रोजन पंप। उदाहरण में जैसे पंप गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में पाए जाते हैं, जिन्हें ओमेप्राजोल प्रोटोन पंप का इनिबिटर है, लक्षित करता है, यानी कि जैसे ओमेप्राजोल वगैरह हो गए वो प्रोटोन पंप इनिबिटर होते हैं। एक सवाल देखो आ गया था, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एक प्रकार का पंप है जिसको प्रोटोन पंप कहते हैं, अभी मैंने बताया है ना। अब देखो यहाँ से सवाल आया था कि ये रिसेप्टर है या ट्रांसपोर्टर है, एंजाइम इनिबिटर है या आयन चैनल ब्लॉकर है, जवाब दो, जवाब दो। आप ही में से कुछ बच्चे का कहना था कि सर बीच बीच में MCQ सेट कीजिए ताकि थोड़ा सा जैसे पता चले कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। MCQ सही करना बहुत जरूरी है ना। तो आंसर आप लोग दे रहे हो बी, अभी इसलिए दे रहे हो क्योंकि अभी जस्ट मैंने पढ़ाया। हाँ भैया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, करेक्ट। हाँ, ये सोडियम पंप होता है, एक्चुअली ट्रांसपोर्टर होता है ना कि रिसेप्टर होता है, ठीक है। चलो, अब ये ट्रांसपोर्टर आपने पढ़ लिया। अब कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होता है जिसके माध्यम से दवा काम करता है। अ ड्रग दैट हैज़ द कैपेसिटी टू अल्टर द रिएक्शन विच आर मीडिएटेड बाय एंजाइम्स, यानी एक ड्रग है जो कि रिएक्शन को अल्टर कर सकता है, कैसे, मीडिएटेड बाय एंजाइम्स। अच्छा, कितने बच्चों को याद है, अभी मैंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थेरेप्टिक्स में पिछले क्लास में पढ़ाया था, याद करो, एक बताया था ACE इनिबिटर, ACE इनिबिटर ड्रग बताया था, ACE इनिबिटर ड्रग बताया था, किसी को याद है ACE इनिबिटर? इसके लास्ट में क्या लगा होता था, हमने बताया था क्या कहते हैं, AC को जैसे इनिबिट करेंगे पर पढ़ा जाएगा, यानी प्रिल वर्ड लगा रहता है, जैसे एनिलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। हाँ, तो ये ACE क्या था, एंजाइम ही तो, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, है ना। तो जो रेमिप्रिल है या एनिलाप्रिल है वो कैसे काम करता है, एक्चुअली इस एंजाइम को जाके इनिबिट कर देता है, जिससे जो एंजियोटेंसिन 1 था एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, जिससे रिएक्शन रुक गया। तो एक्चुअली दवा एंजाइम के द्वारा कैसे काम करता है, तो मोस्टली दवा
एंजाइम को इनिबिट कर देता है, जिससे वो जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन रुक जाएगा, जिससे कि आपके बॉडी में जो एबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाएंगी। समझ में आ गया है ना? अ ड्रग हैज़ द कैपेसिटी टू अल्टर द रिएक्शन विच आर मीडिएटेड बाय एंजाइम्स बाय आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। कह रहा है thus the action of a drug can be seen either enzymatic stimulation और inhibition। हाँ, कोई कुछ ऐसे भी ड्रग है जो एंजाइम को स्टिमुलेट करके काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इनिबिट करते हैं। जनरली ड्रग्स विच आर एक्चुअली फॉरेन सब्सटेंस आर अनेबल टू स्टिमुलेट एंजाइम्स। एक्चुअली जनरली ड्रग ना एंजाइम्स को स्टिमुलेट बहुत कम ही कर पाता है, क्योंकि वो फॉरेन सब्सटेंस है, तो एंजाइम स्टिमुलेट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एंजाइम को इनिबिट जरूर कर सकता है, एंजाइम को रोक जरूर सकता है। कॉमन मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज इनिबिशन ऑफ एंजाइम्स, है ना? हाँ, अब ये एंजाइम इनिबिशन में भी क्लासिफाइड। अब एंजाइम इनिबिशन दो प्रकार से होते हैं, ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ एंजाइम इनिबिशन जो नॉन स्पेसिफिक इनिबिशन में है, जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव आते हैं। पहले हम लोग थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। देखो एंजाइम्स के बारे में, कोई दवा उस प्रक्रिया को बदलने की क्षमता रखती है जो एंजाइम्स के माध्यम से होती है, ठीक है? हाँ, कोई भी आपके दवा है जो कि एंजाइम्स के अगर कोई रिएक्शन एंजाइम के माध्यम से हो रही है तो उसको रोका जा सकता है, यानी यह प्रतिक्रिया गति को बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसलिए दवा की क्रिया एंजाइम स्टिमुलेशन या एंजाइम इनिबिशन के द्वारा माध्यम से देखी जा सकती है। स्टिमुलेशन सामान्यतः दवाएं जो बाहरी पदार्थ हैं वो एंजाइम्स को प्रोत्साहित नहीं कर सकती, यानी स्टिमुलेट नहीं कर सकती, यानी एंजाइम स्टिमुलेशन दवा बहुत कम देखने को नाम मिलता है। एंजाइम इनिबिशन ज़्यादा होता है, यानी दवाओं का सबसे आम क्रिया एंजाइम्स को रोकना, इनिबिट करना, है ना? हाँ जी, तो देखो कोई भी एंजाइम कैसे काम करता है, एंजाइम के काम करने का तरीका भी देखो। यहाँ पे अगर इमेज बना दोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ये एंजाइम है, ये एंजाइम है और इसमें एक एक्टिव साइट बना होता है, और बिल्कुल सबस्ट्रेट जो होता है एकदम वैसा ही होता है जो उस तरीके से आके अटैच हो जाता है, जिससे क्या बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर रिएक्शन हो जाता है और फिर ये प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट बन के अलग हो जाता है, एंजाइम ज्यों का त्यों रह जाता है, एंजाइम ज्यों का त्यों रह जाता है। तो अब देखो एंजाइम इनिबिशन की बात हो रही है। एंजाइम इनिबिशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग एनी स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक इनिबिशन क्या होता है? इनिबिशन ऑकर्स एट द स्पेसिफिक एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स, यानी कि क्या होता है कि ये एक्टिव साइट पर मान लो कोई दो दवा आएगा या फिर कोई भी अलग तरीके से। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि कोई दो चीज़ें हैं, एक ये सबस्ट्रेट है और एक ड्रग है, ये जा करके इसको इनिबिट, ये ड्रग पहले ही यहाँ जाके एक्टिव साइट से बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये तरीका एक है। और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि दवा जो आपका ड्रग है वो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं करता है, वो एक अलग से एलोस्टेरिक साइट होता है जिससे जाके बाइंड कर देता है। जैसे बाइंड करेगा दवा का एक्टिव साइट का नक्शा बिगड़ जाएगा और फिर वो एक्शन नहीं कर पाएगा। यानी दवा का जो मेनली इनिबिशन है वो दो तरीके का, एक तो कॉम्पिटिटिव है जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम टाइप के इनिबिशन कहते हैं, यानी जो ड्रग है वो दवा के एक्टिव साइट पर बाइंड करना चाहता है। देखो सबस्ट्रेट भी दवा के मतलब एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करना चाहता है और दवा भी एक्टिव साइट पे बाइंड करना चाहता है, तो इससे हो जाता है कंपटीशन, इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव में दवा कहता है भाई जाओ तुम यहाँ पे अटैच होना चाहते हो जाओ, हम यहीं पर जाकर के अटैच हो जाएंगे कहीं साइड में, एलोस्टेरिक साइट उसको कहते हैं। इससे जैसे एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होगा दवा का एक्टिव साइट का नक्शा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, जिससे एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, वो नॉन कॉम्पिटिटिव है। तो कॉम्पिटिटिव में क्या होता है सबस्ट्रेट्स एंड इनिबिटर। सबस्ट्रेट मतलब जो जैसे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा था, हाँ एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा था, तो एंजियोटेंसिन 1 वहाँ पे सबस्ट्रेट है, समझ रहे बात को, और जो रेमिप्रिल दे रहे हो वो ड्रग है। तो अगर एक्टिव साइट एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट भी कंपीट कर रहा है और एक्टिव साइट भी, दोनों एक ही जगह को बाइंड करने के लिए, तो उसको कॉम्पिटिटिव कहेंगे, है ना? हाँ, तो यानी सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर कंपीट फॉर द सेम एक्टिव साइट। ध्यान से सुनना, मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूं, मैं बहुत आसान, थोड़ा सा एक बार सुन लो फिर समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, एंजाइम्स बिल्कुल नील जा रहा होगा, है ना, एकदम नील जा रहा होगा, बट मेरी बात सुनोगे, 2 मिनट का समय दोगे, मैं समझा दूंगा।
है ना। जो बच्चा थोड़ा सा पहले जानता होगा उनको पता चल रहा होगा, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा होगा। मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का समय दो, मैं समझा दूंगा, पक्का गारंटीड। बताता हूं कैसे। देखो भाई, इनिबिशन, एंजाइम इनिबिशन 2 प्रकार से होता है। एक होता है कॉम्पिटिटिव और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या, आ जाओ ब्लैक स्क्रीन। देखो भाई, ये एंजाइम है। एंजाइम का नियम है कि उसके अंदर एक पाया जाता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट है और इसी से आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सबस्ट्रेट यानी जिसको रिएक्शन में भाग लेना है, ठीक है। हाँ, और सबस्ट्रेट का भी एकदम शेप ऐसा ही होता है ताकि वो आकर के इसमें बाइंड हो जाए और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एंजाइम्स का क्या है, एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट है, ठीक है। हाँ, अब मेरा दवाई है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ड्रग। अब मेरे ले लेते हैं ड्रग, ये मान ले तो दवाई है, ड्रग है, और ये सबस्ट्रेट है। अब देखो, एंजाइम्स है, ये एंजाइम है। एंजाइम के एक्टिव साइट से ही बाइंड करता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट तो चाहेगा कि हम इससे बाइंड कर लेंगे, और जैसे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन जो हम दवा दिए हैं, वो जो दवा दिए हैं, हम तो चाहते हैं रिएक्शन ना हो, रिएक्शन ना हो। तो दवा क्या करेगा, ड्रग और इसमें दोनों में कंपटीशन हो जाएगा कि भाई हम एक्टिव साइट से बाइंड करेंगे तो हम करेंगे। क्योंकि अगर दवा आगे बाइंड कर गया, अगर दवा आगे बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। जो आपके बॉडी में खराबी चल रही थी वो रुक जाएगी, है कि नहीं। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में दवा हो या सबस्ट्रेट हो, दोनों एक्टिव साइट के लिए ही मार करता है कि हमको वहीं पर, जैसे इस पूरे टेबल चेयर का, मेरे रूम का एक्टिव साइट है मेरा ये कुर्सी, मेरा ये कुर्सी, ठीक है। मान लो मेरा ये कुर्सी मेरा एक्टिव साइट है। अगर हम इस पर बैठ गए तब तो क्लास हो जाएगी। लेकिन मान लो मेरा छोटका भेबा है, बड़ी राड़ है ना, अभी 5वें में पढ़ता है, लेकिन इतने मतलब बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश। वो हमसे आके कंपटीशन कर लिया। कंपटीशन क्या, हम आकर के क्लास को डिस्टर्ब करना है। मान लो कि मेरा, क्या कहते हैं, कोई आएगी मैडम है, ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा देर क्लास ले रहे हैं, उसको किसी तरह क्लास डिस्टर्ब करना है, वो मेरा छोटका बेबा को भेज देगी। वो क्या करेगा, आके कुर्सिया पे बैठ जाएगा। अगर वो कुर्सी पे बैठ जाएगा तो क्लास ले पाएगा नहीं, क्लास खराब। लेकिन अगर हम बैठ जाएंगे तो क्लास हो जाएगा। तो वही वाली बात है, हम सबस्ट्रेट हो गए, वो ड्रग हो गया। समझ रहे बात को। यानी कि एक ही एक्टिव साइट के लिए दोनों मार कर रहा है कि नहीं हम बैठेंगे, तो बोल रहा है नहीं हम बैठेंगे। समझे बात को। तो अगर इतना भी नहीं समझे तो एक लाइन याद कर लो कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ा खोपड़ी होना चाहिए, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बात याद रख लेना, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या होता है, एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए दोनों लोग लड़ता है। कौन कौन, सबस्ट्रेट भी और इनिबिटर भी। इनिबिटर कौन है, ड्रग। समझ गए। हाँ, नहीं समझ में आया तो याद कर लो, कंपटीशन में क्या होता है, एक ही चीज को पाने के लिए दोनों लोग लगा हुआ है, सबस्ट्रेट और इनिबिटर। अच्छा, क्लास को डिस्टर्ब करने का एक तरीका और हो सकता है। एक तरीका तो है कुर्सी पे आके बैठ जाएगा। एक तरीका हो सकता है ना कि क्लास में क्या करेगा, बगल में कहीं जाके गाना बजा देगा डीजे में, है ना, बगल में डीजे बजा देगा, आर मांगेला न ललिया पार मांगेला तलिया तहरे ऐसन छरह। समझ रहे बात को। अरे भाई, बगल में डीजे में गाना बजा देगा तो भी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इनिबिट करने का 2 तरीका, एक तो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करेगा तो वो कंपटीशन कर लिया, और एक दूसरा तरीका है कि एंजाइम में कहीं पे जाकर के एलोस्टेरिक साइट में, कहीं बाइंड साइड में जाकर के बाइंड कर देगा। उससे दवा का मूड खराब हो जाए, एंजाइम का मूड खराब, एंजाइम काम नहीं करेगा। बस वही चीजें हैं। यानी कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सबस्ट्रेट इनिबिट कंपटीशन एट द एक्टिव साइट, द इनिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यानी सबस्ट्रेट का मात्रा अगर ज़्यादा हो गया तो शायद इनिबिशन नहीं हो पाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, देखो, द इनिबिटर बाइंड्स टू अ डिफरेंट साइट पे, कहीं अलग जगह, एक्टिव साइट नहीं, जिसको एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम कहा जाता है ना। हाँ, द इफेक्ट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द, अखिलेश चंदेल काफ़ी बार परेशान हुए, डे लाइव सर, लाइव सीरीज में भी नहीं आई है डे 4 की वीडियो। अखिलेश चंचल जी, ये सब जो भी डाउट है ये सब मैं नंबर देता हूँ, 92 193 03100,
ये सब वहाँ पे क्लियर होगा, ये सब टेक्निकल टीम का काम है, वो अच्छे से समझाएंगे आपको। द इफेक्ट कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये इफेक्ट क्या कहते हैं, जो द इफेक्ट कैन नॉट बी ओवरकम बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी एंजाइम इनहिबिशन, देखो हिंदी में लिखा हुआ है एंजाइम इनहिबिशंस क्या कहते हैं यहाँ पे मेनली आपके क्या है, कॉम्पिटिटिव, यानी कि प्रतिस्पर्धक इनहिबिशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इमिटर एक ही साइट के लिए दोनों कंपटीशन करते हैं, है ना। हाँ, और गैर यानी नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, इनहिबिटर एंजाइम के लिए अन्य स्थान पर बाधा डालता है, कहीं अलग जगह पे भी। जैसे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एंजाइम इनहिबिशन से क्वेश्चन आए हुए हैं, बना के दिखाना तब आपको क्लियरली आएगी। क्वेश्चन है आपका, ड्रग्स कैन मॉडिफाई एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन बाय, बताओ, ड्रग्स कैन मॉडिफाई एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन ओनली इंक्रीजिंग द रेट, ओनली डिक्रीजिंग द रेट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट, स्टॉपिंग ऑल परमानेंटली। देखो भाई, ड्रग्स कैन मॉडिफाई बाय एंजाइम, यानी एंजाइम के द्वारा हो सकता है, तो या तो वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, हर समय के लिए स्टॉप ही नहीं, या तो इंक्रीज भी कर देगा या तो डिक्रीज भी कर सकता है। आंसर सी। एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव, हाँ ये वाला देगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन्वॉल्व्स, कह रहा है डिफरेंट एक्टिव साइट्स, या तो सेम एक्टिव साइट कंपटीशन, नो बाइंडिंग साइट, डीएनए बाइंडिंग ओनली। तो कॉम्पिटिटिव में सेम एक्टिव साइट के लिए दोनों लड़ जाता है, दवाई भी और सबस्ट्रेट भी, तभी तो कंपटीशन होगा। हाँ, सेम एक्टिव साइट, ठीक है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहाँ पे बाइंड करते हैं, वो एक्टिव साइट नहीं, कहीं पे भी इधर उधर, जिसको हम लोग एलोस्टेरिक साइट कह देते हैं, जिससे कि जाहिर सी बात है यहाँ पे गाना बजाए मेरा मूड खराब हो जाएगा, खेल खत्म, है कि नहीं, वही वाली बात है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्टिव साइट्स ओनली, नहीं एक्टिव साइट नहीं, एलोस्टेरिक साइट, यस एलोस्टेरिक साइट, जिसको हम लोग अदर साइट्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो कुछ ड्रग्स आयन चैनल के माध्यम से भी काम करते हैं, कुछ दवाएं आयन चैनल के माध्यम से भी काम करते हैं। अभी तक ट्रांसपोर्टर पढ़ चुके हैं, एंजाइम पढ़ चुके हैं, अभी आयन चैनल। अच्छा, कितने लोग लिग्नोकेन को जानते हो, कितने लोग लिग्नोकेन, सब रिपीट हो जाएगा, टेंशन ना लो। आज का लेक्चर थोड़ा सा समझने वाला है और समझ में नहीं आ रहा होगा, रट लेना, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो भाई, आयन चैनल्स क्या होता है, लिग्नोकेन जानते हो, जो कि लोकल एनेस्थेटिक है, हाँ, वो क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिससे सोडियम की एंट्री नहीं होती है। तो ऐसे ही कुछ दवाएं हैं जो आयन चैनल्स हैं, जैसे सोडियम चैनल हैं, पोटेशियम चैनल हैं, कैल्शियम चैनल हैं, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स सुने हो ना, हाँ, तो चैनल्स को ब्लॉक करती हैं, तो उसको आयन चैनल के माध्यम से काम करने वाला ड्रग कहेंगे, है ना। हाँ, तो आयन चैनल्स आर molecular mechanism which act as the main assimilating or controlling device for regulating the excitability of cell. Various ion channels are studied such as जैसे channels responding the electrical, जैसे voltage dependent ion channel होते हैं, mechanical और chemical और ligand gated ion channel होते हैं, stimuli ion channels controlled by the phosphorylation dephosphorylation mechanism and G coupled G protein gated ion channels। थोड़ा सा difficult है ना। ये उतना मज़ेदार नहीं है, इससे अच्छा मैंने फुल कोर्स में पढ़ाया था। ये कंटेंट थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में दे दिया गया है, लेकिन चलो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। ये एग्जांपल लिख देना, सोडियम चैनल एक्ट्स ऑन लोकल एनेस्थेटिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन ब्लॉकेज। जैसे सोडियम चैनल है ना, हाँ, सोडियम चैनल एक्ट्स ऑन द लोकल एनेस्थेटिक्स, है कि नहीं, जैसे लोकल एनेस्थेटिक के तरीके से काम करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है लिग्नोकेन, है कि नहीं। हाँ, तो ये बोल रहा है आयन चैनल्स आणविक तंत्र हैं जो कोशिकाओं की उत्तेजना को नियंत्रित करने और संयोजित करते हैं। विभिन्न प्रकार के आयन चैनल अध्ययन किया जाता है, जैसे वोल्टेज निर्भर आयन चैनल, जिसको वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल कहते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं, अलग अलग चैनल वगैरह होते हैं, ठीक है। चलो, अब है दवा रिसेप्टर्स के द्वारा, मुख्यतः तो रिसेप्टर के द्वारा ही बाइंड करता है। दवा किसके द्वारा, रिसेप्टर्स के द्वारा। अ ड्रग रिसेप्टर इज स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट बाइंड्स अ ड्रग एंड मीडिएट इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी एक्चुअली रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दवा के ऊपर पाया जाने वाला इस तरीके का एक एक मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे दवा एक्चुअली पहचानती है और वो रिसेप्टर से बाइंड करता है।
तो ये बोल रहा है ड्रग रिसेप्टर एक स्पेशलाइज्ड टारगेट मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिससे बाइंड करता है ड्रग और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट विद इन द ह्यूमन सेल रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस बिकॉज ऑफ इट्स सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर, है ना, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर की वजह से होता है। कह रहा है क्या, ड्रग रिसेप्टर विशेष प्रकार का लक्षित मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो दवा को बांधता है और उसके फार्माकोलॉजिकल प्रभाव से मध्यस्थ करता है। जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मानव कोशिका में उपस्थित होता है, यह अणुओं या पदार्थों के प्रवेश और निर्गमन को नियंत्रित करता है इसकी चयनात्मक पारगम्यता के कारण। ठीक है, अब देखो कोई भी दवा किस तरीके से मेनली काम कर रहा है रिसेप्टर वाला। आज सोनी आज वाला टॉपिक थोड़ा सा है बकवास टाइप का टॉपिक है, मैं समझ, यहाँ से अच्छा टॉपिक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। कौन से एगोनिस्ट होते हैं, कौन से एंटागोनिस्ट होते हैं, कौन से इन्वर्स एगोनिस्ट होते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो भाई, दवा के काम करने का मुख्यतः क्या होता है, दवा, ये देखो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट समझना होगा। अगर ये रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर, तो कोई दवा जो कि दवा को दो तरीके का होता है, देखो ड्रग, है ना, एक होते हैं जो एगोनिस्ट और एक होते हैं एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है कि दवा रिसेप्टर से जाके बाइंड किया और वो आपके एक्टिव साइट को एक्टिवेट किया और रिस्पॉन्स शो किया, है ना, हाँ, तो उसको कहेंगे एगोनिस्ट। यानी वो रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और रिसेप्टर को क्या किया, ऑन किया, और ऑन करने के बाद आपके बॉडी में चेंजेस आए, वो हो गया एक्शन शो किया, उसको कहते हैं एगोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट क्या करता है सर, एंटागोनिस्ट क्या करता है, तो एंटागोनिस्ट क्या करता है कि ये रिसेप्टर को जाकर के क्या करता है, बाइंड तो करता है रिसेप्टर से, लेकिन उसको जाकर के ऑफ कर देता है, यानी ब्लॉक कर देता है। इसको जैसे बीटा ब्लॉकर, तो वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ना, हाँ, तो एक्चुअली ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जिससे कोई बायोलॉजिकल रिस्पांस देखने को नहीं मिलती है, यानी कि सारे एक्शन को बंद कर देता है। तो एगोनिस्ट क्या होता है सर, एगोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसी दवाएं होती हैं जो रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करता है एंड प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल, यानी कि रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करेगा और इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, उसको एगोनिस्ट कहेंगे, है ना। एगोनिस्ट किसको कहेंगे, ऐसे ड्रग जो कि आपके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अच्छे इफेक्ट, मतलब कह सकते हो कि वो रिसेप्टर से बाइंड करता है और इफेक्ट शो करता है, उसको एगोनिस्ट कहेंगे। जबकि इनवर्स एगोनिस्ट की मैं बात करूंगा, इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होते हैं, एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर, या इनवर्स एगोनिस्ट से पहले हम लोग एंटागोनिस्ट पढ़ लेते हैं। एंटागोनिस्ट क्या करता है, ऐसे एजेंट होते हैं, एन एजेंट विच प्रिवेंट्स द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट, यानी ये एगोनिस्ट के एक्शन को रोकता है, जिसको आप ब्लॉकर कह सकते हो, जैसे बीटा ब्लॉकर। वो खुद अपना कोई काम नहीं करता है, बस जाकर के एगोनिस्ट के काम नहीं होने देंगे। एगोनिस्ट का काम नहीं होने देंगे कैसे होगा, तो रिसेप्टर को जाकर के ब्लॉक कर देगा। तो ये बोल रहा है ऐसे एजेंट जो प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऑन द रिसेप्टर और सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट्स ऑफ इट्स ओन, खुद का इफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन एगोनिस्ट के एक्शन को इनहिबिट कर देगा, तो वो एंटागोनिस्ट होता है। जबकि इनवर्स एगोनिस्ट, इसमें लग ही गया इनवर्स यानी उल्टा, यानी ये रिसेप्टर से बाइंड भी करेगा और उल्टा एक्शन शो करेगा, जो एगोनिस्ट करता था उसके विपरीत दिशा में, है ना, हाँ। एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एगोनिस्ट। अच्छा बताओ एगोनिस्ट क्या होता है, एक सीधे शब्द में एगोनिस्ट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और एक्शन शो करते हैं। अच्छा एंटागोनिस्ट क्या होता है, ऐसे ड्रग जो एगोनिस्ट को काम नहीं करने देगा, इसका खुद का कोई काम नहीं, बस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा, रिसेप्टर को जाकर के ऑक्यूपाई कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, एंटागोनिस्ट। जबकि इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, इनवर्स मतलब उल्टा, ये रिसेप्टर से बाइंड भी करेगा और उल्टा काम करेगा, जस्ट एगोनिस्ट के उल्टा। एंटागोनिस्ट कुछ काम नहीं करता, बस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है कि एगोनिस्ट काम ना कर पाए, बस। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है सर, पार्शियल एगोनिस्ट एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट, यानी कि कह सकते हो आपका मतलब कैसे होता है, पार्शियल एगोनिस्ट मतलब होता है एगोनिस्ट है लेकिन थोड़ा कम इफेक्ट शो करता है। ऐसे एजेंट जो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को
एंड थोड़ा सब मैक्सिमल इफेक्ट शो करता है। सब मैक्सिमल मतलब है बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, थोड़ा कम इफेक्ट है, बट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ फुल एगोनिस्ट। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखी हुई देखो। एगोनिस्ट क्या है? ऐसे एजेंट जो रिसेप्टर से सक्रिय करते हैं और शारीरिक संकेत अणु यानी फिजियोलॉजिकल सिग्नल अणु के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट उल्टा करेगा, देखना। ऐसा एजेंट जो रिसेप्टर को सक्रिय करता है और एगोनिस्ट के विपरीत दिशा में प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एंटागोनिस्ट, इसका कुछ खुद का कोई काम नहीं है। ऐसा एजेंट जो रिसेप्टर पर एगोनिस्ट की तरह क्रिया करते हैं, रिसेप्टर पर एगोनिस्ट की क्रिया या उसके बाद होने वाली प्रतिक्रिया को रोकता है, यानी एगोनिस्ट को होने नहीं देगा काम। ठीक है, लेकिन स्वयं कोई प्रभाव नहीं डालता है। और पार्शियल एगोनिस्ट क्या होते हैं सर? पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं ऐसे एजेंट जो कि रिसेप्टर को सक्रिय करके पूर्ण प्रभाव का आधा या सीमित प्रभाव उत्पन्न करता है, पूर्ण एगोनिस्ट की क्रिया को अवरोध करता है। ठीक है, वही चीजें देखो यहां लिखा हुआ है। एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट, ये देखो एगोनिस्ट है, रिसेप्टर से बाइंड किया, दवा को पूरी तरीके से एक्टिवेट किया, इसको एगोनिस्ट कह देंगे, है ना। ड्रग दैट ऑक्यूपाइज रिसेप्टर्स एंड एक्टिवेट देम। एंटागोनिस्ट, ड्रग दैट ऑक्यूपाई रिसेप्टर्स, रिसेप्टर को ऑक्यूपाई तो करेगा लेकिन डू नॉट एक्टिवेट देम, उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, बल्कि एंटागोनिस्ट ब्लॉक रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है ना। हाँ, अयान से कह रहे सर आपने 2025 के टॉप 10 में थोड़ा अलग पढ़ाया था एब्जॉर्प्शन। हाँ, अलग पढ़ाया था, इस बार थोड़ा अपडेट किया उसको, इस बार थोड़ा और बेहतर तरीके से इसमें एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह पढ़ाया, क्योंकि पिछली बार सवाल आ गया था, है ना। तो थोड़ा जो अलग सवाल आता है उसको हम लोग अपडेट करके देते हैं आप लोगों को। ठीक है, एंटागोनिस्ट तो कुछ काम ही नहीं करेगा। अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, याद रखना पड़ता है। जैसे लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर होता है जिसको आयोनोट्रोपिक रिसेप्टर कहते हैं। एग्जांपल में जैसे गाबा रिसेप्टर जो कि बाइंड करते हैं बेंजोडाइजापाइन से। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जिसको जीपीसीआर कहते हैं, जिसमें एड्रेनल रिसेप्टर आते हैं। काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर जिसमें आपके इंसुलिन रिसेप्टर आते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर में जैसे थायराइड रिसेप्टर वगैरह आते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा क्लास। अ ड्रग रिसेप्टर इज, ड्रग रिसेप्टर क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, मैक्रो मॉलिक्यूल बाइंडिंग टू प्रोड्यूस इफेक्ट, या फिर विटामिन? जवाब दो, इसका आंसर कर रही हूँ। A drug receptor is a macromolecule binding to a drug produce effect. आंसर सी आ रहा है। पार्शियल एगोनिस्ट प्रोड्यूस, पार्शियल एगोनिस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? नो इफेक्ट, मैक्सिमल इफेक्ट, सब मैक्सिमल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? तो पार्शियल है यानी सब मैक्सिमल इफेक्ट, और फुल एगोनिस्ट को थोड़ा सा एंटागोनाइज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर? इसमें से कौन सा लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है? इंसुलिन, थायराइड, एड्रेनल रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर। तो देखो हमने पढ़ाया है यहाँ पर लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर में क्या क्या आ जाएंगे, तो गाबा रिसेप्टर, तो गाबा रिसेप्टर आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ा याद करना पड़ेगा। एंड इनवर्स एगोनिस्ट प्रोड्यूस, इनवर्स एगोनिस्ट क्या करता है? तो इनवर्स एगोनिस्ट अपोजिट इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट, यस, ये इनवर्स लग गया यानी कि उल्टा, अपोजिट एक्शन, अपोजिट इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट। चलो, अब फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन को कल पढ़ेंगे, चूंकि ज़्यादा लंबा समय हो गया तो लंबे क्लासेस थोड़ा सा दिक्कत करते हैं बच्चों को, तो चलो कोई बात नहीं। हम लोगों ने सोचा था कि ड्रग एक्शन के इफेक्ट, आज का क्लास थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अगली क्लास से ऐसा नहीं लगेगा। बस यही वाला पार्ट थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। ओवरऑल थोड़ा सा PDF वगैरह पढ़ना, एक बार सब समझ में आ जाएगा, और फिर भी दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं, अगली क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, जिसमें हम लोग इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट को पढ़ेंगे, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। अभी तक तो हम लोग ये पढ़े कि ड्रग काम कैसे कैसे करता है, दवाएं काम किस किस तरीके से करती हैं, देखो, और कुछ क्वेश्चंस करे साथ साथ में, है ना। एक्सप्लेन जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब पढ़ेंगे फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ठीक है, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों का कहना है कि अगली क्लास तो एज, है ना, बॉडी वेट, ये सब पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।